हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी की पाठशाला में। आज से हम गुहिल राजवंश का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम गुहिल वंश के शासक आते हैं गुहिल। गुहिल जिन्हें गुहिल, गुहिलोत, गुहिदत्त, गुहिलादित्य के नाम से जाना जाता है। राजा गुहिल ने गुहिल वंश की नींव 566 ईस्वी में रखी। इडर के आसपास के क्षेत्र पर भीलों की मदद से कब्जा कर गुहिल वंश की स्थापित किया। राजा गुहिल गुजरात के वल्लभी नगर के राजा शिलादित्य व आबू परमार की पुत्री पुष्पावती के पुत्र थे। इनका लालन पालन वीरनगर की ब्राह्मणी ने गुफा में किया, अतः इनका नाम गुहिल पड़ा। आगरा से गुहिल के चांदी के 2000 तथा तांबे के 9 सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो सांभर के संग्रहालय में सुरक्षित। गुहिल ने ही सर्वप्रथम नागदा नगर बसाया था। उस समय नागदा नगर राजधानी नहीं थी, किंतु नागदा नगर को गुहिल ने ही बसाया था, और आनंदपुर नगर, जो कि फिलहाल वर्तमान में वडनगर गुजरात है, को भी बसाया था। राजा गुहिल के बाद इनके कई उत्तराधिकारी हुए, जैसे कि कालभोज, राजा नागदित्य, राजा महेंद्र प्रथम, अपराजित राजा शिलादित्य तथा राजा महेंद्र द्वितीय, जिनका मेवाड़ के इतिहास में कोई विशेष योगदान नहीं रहा। इसके बाद जब बात करें महेंद्र द्वितीय की, जब राजा महेंद्र द्वितीय राजा बनते हैं तब ये भीलों से कर वसूलते हैं, जबकि गुहिल ने वचन दिया था कि वह और उसके वंशज कभी भी कर नहीं लेंगे। तब भीलों ने मिलकर राजा महेंद्र द्वितीय की हत्या कर दी और भील महेंद्र द्वितीय के पुत्र कालभोज अर्थात बप्पा रावल की भी हत्या कर देना चाहते थे, परंतु काल वहां से बचकर हरित ऋषि के पास कैलाशपुरी गांव में आ गए। यहाँ ये हरित ऋषि की गाय चराया करते थे। बप्पा रावल। बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज था। इनको उपाधि बप्पा रावल की हरित ऋषि द्वारा दी गई और इन्होंने एकलिंग मंदिर का निर्माण भी करवाया, अतः इन्हें एकलिंग के दीवान भी कहते हैं। इन्हें गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। दोस्तों, एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि गुहिल वंश के संस्थापक कौन है, तो गुहिल वंश के संस्थापक गुहिल है, किंतु गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक में आप बप्पा रावल करेंगे। बप्पा रावल मेवाड़ के प्रथम ताकतवर राजा थे। बप्पा रावल ने जुनैद, जो कि अरब आक्रमणकारी था, को हराकर प्रजा की रक्षा की, जिससे हरित ऋषि ने खुश होकर कालभोज को बप्पा रावल की उपाधि प्रदान की। इनकी प्रथम राजधानी नागदा को बनाया। मेवाड़ की प्रथम राजधानी नागदा थी, जिसे बप्पा रावल ने बनाया था। कैलाशपुरी में एक लिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि गुहिलों के कुल देवता है, और एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाने के कारण ही बप्पा रावल को एकलिंग जी के दीवान कहते हैं। सास बहू के मंदिर का निर्माण करवाया। सन 734 ईस्वी में हरित ऋषि के आशीर्वाद से चित्तौड़गढ़ के राजा मान मौर्य को हराकर चित्तौड़गढ़ को अपने अधीन कर लिया, और इसका उल्लेख भी शिलालेख मान मौर्य शिलालेख में मिलता है, जो कि राजा मान मौर्य का है। मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए, जिन पर सूर्य की आकृति बनी हुई है, और कई सिक्कों पर कालभोज लिखा मिलता है, जिनका वजन 115 ग्रेन था। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि सर्वप्रथम मेवाड़ में सोने के सिक्के किसने चलाए, तो सर्वप्रथम मेवाड़ में सोने के सिक्के कालभोज ने चलाए, और इन सिक्कों पर कालभोज लिखा हुआ भी इसमें यह क्वेश्चन भी आता है कि एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। इसके बाद एक ये क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि चित्तौड़गढ़ का, तो सबसे पहले 734 ईस्वी में हरित ऋषि के आशीर्वाद से चित्तौड़गढ़ के राजा मान मौर्य को, पहले ये मौर्य वंशी का यहाँ पे शासक था,
और मान मौर्य को हराकर ही चित्तौड़गढ़ को अपने अधीन किया था। किसने? बप्पा रावल ने, जिसका उल्लेख हमें मान मौर्य शिलालेख से मिलता है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार डॉक्टर दशरथ शर्मा ने चित्तौड़गढ़ का प्रथम विजेता बप्पा रावल को ना बताकर जेत्र सिंह को बताया है। दशरथ शर्मा ने चित्तौड़गढ़ के प्रथम विजेता किसको बताया है? बप्पा रावल को ना बताकर जेत्र सिंह को बताया है। हरित ऋषि जो है वो पाशुपात संप्रदाय, लकुली संप्रदाय के संत थे। बप्पा रावल के बारे में किंवदंतियां भी है, और किंवदंतियां ये हैं कि वो 4 बकरे खाते थे, 35 हाथ की धोती पहनते थे, 16 हाथ का दुपट्टा पहनते थे, 32 मन का खड़क यानी कि भाला रखते थे। इनकी समाधि नागदा में है। रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार कालभोज और बप्पा रावल अलग अलग व्यक्ति हैं। रणकपुर प्रशस्ति में कालभोज और बप्पा रावल को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। बप्पा रावल के बाद प्रतापी शासक अल्लट आते हैं। अल्लट ने रावल की उपाधि धारण की थी और मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन भी राजा अल्लट ने ही किया था। अल्लट ने आहड़ को अपनी राजधानी बनाया था। नागदा के बाद दूसरी राजधानी आहड़ बनती है जो अल्लट ने बनाई थी, क्योंकि उस समय जो आहड़ है वो एक व्यापारिक नगर था। राजा अल्लट ने आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण भी करवाया। जगत अंबिका माता का मंदिर अल्लट ने उदयपुर में निर्माण करवाया। हुन राजकुमारी हिरिया देवी से विवाह किया, जो राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाद था। ये क्वेश्चन इस तरह भी आ चुका है कि प्रथम नरेश जिसने राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया, तो प्रथम नरेश कौन थे? अल्लट थे। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि मेवाड़ में प्रथम नौकरशाही का गठन किसने किया, तो मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन राजा अल्लट ने किया था। और सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह भी राजा अल्लट ने किया था। इसके बाद रतन सिंह शासक बनते हैं, उन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया था। उन्होंने सिंहदीप की भी राजकुमारी पद्मावती से विवाह किया था। इसके बाद नरवाहन नाम के शासक आते हैं, जिनका मेवाड़ के इतिहास में कोई विशेष योगदान नहीं रहा। उसके बाद शक्ति सिंह आते हैं, जिनका कार्यकाल 977 ईसा से 993 ईसा तक होता है। मालवा के परमार वंश के शासक राजा मूंज ने आहड़ को नष्ट करके चित्तौड़गढ़ दुर्ग व उसके आसपास के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। शक्ति सिंह के समय में परमार वंश ने इस चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे अपना अधिकार कर लिया था, और उस अधिकार के दौरान ही इनके बाद जब राजा मूंज के उत्तराधिकारी राजा भोज आते हैं, और राजा भोज ही त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाते हैं, जिसे त्रिभुवन नारायण मंदिर तथा भोज मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस त्रिभुवन नारायण मंदिर को भोज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे राजा मूंज के वंशज ने राजा भोज ने बनाया। इस समय शक्ति सिंह के शासनकाल में राजा मूंज ने इस चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया था, और उसी के वंशज राजा भोज ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद बात करते हैं रंजीत सिंह की। देखिए, इसका नाम अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग दिया है। तो इस शासक के शासनकाल में गोहिल 2 वंशों में बंट गया। रंजीत सिंह का प्रथम पुत्र छेम सिंह, जिसने रावल शाखा की नींव डाली, आगे चलकर यह वंश रावल वंश कहलाया। तो रंजीत सिंह के प्रथम पुत्र छेम सिंह है, जिन्होंने रावल शाखा की नींव डाली है, और इसके प्रथम नरेश भी छेम सिंह ही है। परंतु इसके अंतिम नरेश रतन सिंह होंगे। जब रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी मार देगा, युद्ध में वो वीर गति को प्राप्त होंगे, तब जो रावल शाखा है उसका अंत हो जाएगा और सिसोदिया वंश वहाँ से शुरू होगा। इसके बाद रंजीत सिंह के जो द्वितीय पुत्र है राहब सिंह, उसने सिसोदिया गांव में राणा शाखा की नींव डाली। अब सिसोदिया गांव में राणा शाखा की नींव डालते हैं, और यही राणा शाखा जो है वो आगे चलकर जब हमीर देव
आगे चलकर जब अलाउद्दीन खिलजी के बाद जयसिंह सोनग्रा को हराकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अपना अधिकार कर लेंगे, तब यह वंश सिसोदिया वंश कहलाएगा और आगे यही वंश चलेगा। छेम सिंह की बात करते हैं तो देखिए, छेम सिंह मेवाड़ के प्रथम शासक है जिन्होंने रावल की उपाधि धारण की। तो रावल की उपाधि धारण करने वाले प्रथम शासक छेम सिंह है। रावल वंश के प्रथम शासक भी छेम सिंह है। छेम सिंह के भी दो पुत्र होते हैं। प्रथम पुत्र होते हैं सामंत सिंह। सामंत सिंह क्या करते हैं, सामंत सिंह के शासनकाल में एक चौहान शासक कीर्तिपाल होते हैं, वो सामंत सिंह को हरा करके उनसे उनका शासन छीन लेते हैं। सामंत सिंह को हरा देते हैं और उनका राज्य छीन लेते हैं। तब सामंत सिंह क्या करते हैं, वागड़ क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेते हैं और वागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर, बांसवाड़ा को ये अपना राज्य बना लेते हैं। इसके बाद जब कीर्तिपाल ने मेवाड़ छीना, उसके पश्चात क्या होता है, चालुक्य ने इनके कीर्तिपाल के जालोर पर अपना अधिकार कर लिया। तब ये क्या करते हैं, कीर्तिपाल जालोर जाते हैं और जालोर जाकर चालुक्यों को हराकर ही जालोर में सोनग्रा वंश की नींव रखते हैं। जब कीर्तिपाल जालोर चले जाते हैं, तब सामंत सिंह के छोटे भाई कुमार सिंह इस मौके का फ़ायदा उठाकर कीर्तिपाल पर आक्रमण कर देते हैं और कीर्तिपाल को हरा करके मेवाड़ पर पुनः अपना अधिकार कर लेते हैं। इसके बाद आते हैं जेत्र सिंह। जेत्र सिंह जो कि कुमार सिंह के पुत्र है, भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश को पराजित करते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत से प्रथम युद्ध यहाँ होता है, भूताला का युद्ध। जेत्र सिंह के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश जो कि मेवाड़ पर आक्रमण कर देते हैं, तो जेत्र सिंह क्या करते हैं, उनसे युद्ध करते हैं। कहाँ पे, भूताला नाम की जगह पे युद्ध करते हैं। तो भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश को पराजित करते हैं। जब भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश को पराजित करते हैं, तब क्या होता है, इल्तुतमिश भागता हुआ नागदा को नष्ट कर देता है, नागदा को जला देता है। तब जेत्र सिंह नागदा की जगह अपनी राजधानी चित्तौड़गढ़ को बना लेते हैं। इस भूताला के युद्ध की जानकारी जयसिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मदमर्दन में मिलती है। जेत्र सिंह के शासनकाल में ही मुरासन से संत हमुद्दीन भारत आए थे और ये हमुद्दीन जो संत है, ये मीठे शाह के नाम से प्रसिद्ध है, जिनकी दरगाह गागरोन झालवाड़ा में स्थित है। जेत्र सिंह ने चौहान शासक उदय सिंह के नाडोल पर आक्रमण किया। तब संधि के लिए उदय सिंह ने अपनी पुत्री रूपा देवी का विवाह जेत्र सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ कर दिया। दशरथ शर्मा ने चित्तौड़गढ़ का प्रथम विजेता जेत्र सिंह को बताया है। देखिए, चित्तौड़गढ़ का प्रथम विजेता जो है वो बप्पा रावल है, क्योंकि बप्पा रावल ने मान मौर्य को हराकर चित्तौड़गढ़ को अपने अधीन कर लिया था। और इस बात का उल्लेख जो है वो मान मौर्य के शिलालेख मान मौर्य में मिलता है, जो 734 ईस्वी में ही बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ पर अपना अधिकार कर लिया था। किंतु जेत्र सिंह बाद में आते हैं। किंतु जो दशरथ शर्मा जो इतिहासकार है वो ये बताते हैं कि चित्तौड़गढ़ के प्रथम विजेता जेत्र सिंह है और जेत्र सिंह के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण काल बताया है। अब अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि चित्तौड़गढ़ के प्रथम विजेता कौन है, तो क्वेश्चन करेंगे बप्पा रावल को सही। अब अगर ऐसे आता है कि दशरथ शर्मा के अनुसार चित्तौड़गढ़ का प्रथम विजेता कौन है, तब हमें जेत्र सिंह को टिक करना होगा। जेत्र सिंह की पत्नी जेतल देव ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद जेत्र सिंह के पुत्र आते हैं तेज सिंह। देखिए, तेज सिंह
3 उपाधि धारण की हुई थी, जो कि अजमेर के शासक अर्नोराज की उपाधियों की बिल्कुल वैसे ही है, जैसे उमापतिवार, लब्ध प्रौढ़ प्रताप, परम भट्टारक और महाराजाधिराज परमेश्वर। यही उपाधियां अजमेर के शासक अर्नोराज ने भी धारण की थी। 1260 ईस्वी में चालुक्य नरेश बिसलदेव को इन्होंने पराजित किया था। इसके शासनकाल में आहड़ में सारवण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक राजस्थान की प्रथम चित्रित पुस्तक की रचना हुई, और यह पुस्तक ताड़पत्र पर चित्रित है, जिसके रचयिता कमल चंद्र है। देखिए, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार आ चुका है कि सारवक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक राजस्थान की प्रथम चित्रित पुस्तक किस पर चित्रित है? ताड़पत्र पर चित्रित है। किसके शासनकाल में लिखी गई? तो तेज सिंह के शासनकाल में लिखी गई। इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता कमल चंद्र है। तेज सिंह के शासनकाल में सारवण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक राजस्थान की प्रथम चित्रित पुस्तक की रचना हुई, और यह पुस्तक जो है इसमें विशेष यह है कि यह ताड़पत्र पर चित्रित है और जिसके रचयिता कमल चंद्र है। इन्हीं के शासनकाल में जिजक शाह ने 7 मंजिला भगवान आदिनाथ को समर्पित जैन कीर्ति स्तंभ 1260 ईस्वी में बनाया। देखिए, जैन कीर्ति स्तंभ बनाया था 1260 ईस्वी में, जो कि 7 मंजिला है, और एक और आता है मेवाड़ में 9 मंजिला। तो देखिए, वो जो 9 मंजिला है वो कीर्ति स्तंभ बोलते हैं उसे, या विजय स्तंभ बोलते हैं उसे। कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ बोलते हैं, और ये जो है इसे जैन कीर्ति स्तंभ बोलते हैं। जैन और आता है इसमें, जैन कीर्ति स्तंभ, जो कि 7 मंजिला है, और ये भगवान आदिनाथ को समर्पित है, और वो 9 मंजिला है, और उसे विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ बोलते हैं, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। तेज सिंह ने दिल्ली के सुल्तान बलबन के आक्रमण को भी असफल किया। बलबन ने जब आक्रमण किया तब तेज सिंह ने उसके आक्रमण को असफल कर दिया। इसके बाद आते हैं समर सिंह। समर सिंह का शासनकाल 1273 ईस्वी से 1301 ईस्वी तक का माना जाता है। इनके पिता थे तेज सिंह। इनके खुद के 2 पुत्र हुए। प्रथम पुत्र जो रतन सिंह रावल है, जो कि रावल वंश के अंतिम शासक है, और इसके बारे में आगे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। और इनका दूसरा पुत्र कुंभकर्ण, जो कि नेपाल में राजवंश की स्थापना करता है। कुंभकर्ण नेपाल चला जाता है और वहाँ अपने राजवंश की स्थापना करते हैं। इसके बाद हम अगले भाग में रतन सिंह पढ़ेंगे। रतन सिंह से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और रतन सिंह बहुत ही प्रतापी शासक हुए हैं, और जो चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा भी रतन सिंह के शासनकाल में हुआ है, जिसको हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।